बच्चों, स्वागत है बेटा आपकी अपनी क्लास कक्षा 5वीं सप्ताह 6। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक ज्ञान। इसके अंतर्गत आज का आपका जो विषय है वो है बेटा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। समझ रहे हो? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आपका जो पहला प्रश्न, इस पे नहीं चलेंगे। हमारी जो मेन बात है वो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए बेटा, आप ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। इस पे यहाँ पे उत्तर दिशा और यहाँ पर दक्षिण दिशा। ठीक है, इस तरह से आपकी दिशाएं हैं। ये उत्तर में होने के कारण उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण में होने के कारण दक्षिणी ध्रुव। समझ रहे हो? क्योंकि ये उत्तर में है उत्तरी और दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। हमारी धरती को जैसे सूरज निकलता है पूर्व से, यहाँ पे आपका पूर्व पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम जैसे आपकी धरती है ना, उसी तरह से इसकी दिशाएं हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर। आप बताने क्या होगे मैडम, पहले आप दिशाएं बताने लगे। वो इसलिए बेटा क्योंकि इसमें उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी का बहुत रोल है। वो कैसे, अभी बताती हूँ। देखिए बेटा, ये आपकी धरती है। इस पे यहाँ पर हमने मान लिया कोई एक रेखा है। किस लिए? इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए या इसको मापने के लिए। आप ऐसे समझिए कि धरती को मापना था तो ऐसे मान लिया। वैसे यहाँ पे कोई रेखा है नहीं, लेकिन मान लिया, इसीलिए उसको बोला काल्पनिक रेखा। यानी आपने कल्पना की है। जैसे आप कल्पनाओं में खो जाते हो ना, परियों की कहानियाँ देखते हो, कभी खुद राजा बन जाते हो, राजकुमार बन जाते हो, पार्कों में घूमते हो, उस तरह से कल्पना कर ली, सोच लिया, मान लिया, सच्ची में नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से ये 0 डिग्री अक्षांश पे हो गया। लेकिन अब हम फिर से वही बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं क्या है बेटा? जो ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे मापने के लिए, ये हैं अक्षांश रेखाएं। लेकिन जब अगर आप ऐसी रेखाएं खींच दोगे, वो क्या हो जाएंगी? देशांतर रेखाएं। समझ रहे हो? जब आपकी पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं जा रही हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, और जो हमारी उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। और जब इन दोनों को इस तरह से मिला दिया तो ये जो जाल बन गया, इसको ग्रिड बोलते हैं। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इसी से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर साढ़े 66 डिग्री आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है जो सबसे लंबी। आप ये देखो, सबसे लंबी है ना, क्योंकि ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये और कम हो गई, ये तो 0 डिग्री पे है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन वो उत्तर के हिसाब से 0 है। इसके हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो वो 90 डिग्री है। समझ रहे हो आप? तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है आपकी? ये वाली भूमध्य रेखा। ठीक है, जब ये उत्तर की तरफ चले गए तो ऐसे, और दक्षिण की तरफ आए तो 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, 66 डिग्री पे अंटार्कटिक रेखा। समझ गए? ये थी हमारी अक्षांश रेखाएं। इसी तरह से जो आपकी देशांतर रेखाएं हैं, जो बिल्कुल ठीक बीच में पड़ती है, वो है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। वो ग्रीनविच नामक जगह से जाती है जो लंदन में है, और वहीं से हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं। समय मतलब जो आप देखते हो ना, अब 12 बज गए, अब 1 बज गया, अब 2 बज गया, ये किससे पता चलता है? ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से। जैसे ऐसे यहाँ पे रेखाएं बना दी ना, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ऐसे सारी ऐसे ही वो बना रखी है। और ये सारी रेखाएं मानी हुई हैं, जाती नहीं है, कहीं से गुजरती नहीं है। हमने, वैज्ञानिकों ने मान रखा है इनको। और आज की आपकी पूरी वर्कशीट इसी से संबंधित है।
जहाँ और ज़्यादा ज़रूरत होगी वो फिर से बताती हूँ। अब देखिए ये कौन सा होगा बेटा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे, ठीक है, ध्रुव। ये कौन सी होगी आपकी, आर्कटिक रेखा, अभी दिखाया था मैंने आपको। ये कौन सी, करक, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे, ये मकर, ये एंटार्क्टिका और ये दक्षिणी ध्रुव, ये इनके नाम है। अभी आपको मैंने पहले दिखा दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। 90 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव के पास है, 23.5 पे कर्क रेखा ये भी उत्तरी ध्रुव के पास है, और 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। और बताना चाहूँगी ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी के हिस्से में होगा वो उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह से मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, 66.5 पर एंटार्क्टिका, और जो दक्षिण में है 90 डिग्री पे वो दक्षिणी ध्रुव। और इसी तरह से आपका ये, अगर ये उत्तरी ध्रुव गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा भाग, पृथ्वी को क्या मानते हैं हम, गोला, तो गोले का आधा भाग गोलार्ध, ठीक है। ये उत्तर का हो गया तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगला देखिए बेटा प्रश्न, ग्रिड किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो अक्षांतर और देशांतर रेखाओं का जाल है, मतलब वो खड़ी रेखाएं हैं वो तो आपकी देशांतर हैं, और जो लेटी हैं वो अक्षांश है। और जब उनको मिला दे, दोनों खींच दें पृथ्वी का ग्लोब बना के या उसका मानचित्र बना के, तो जो जाल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रिड। अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, लिख दिया। अगला है भूमध्य रेखा से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने बताया था भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है, सच्ची की नहीं है, काल्पनिक रेखा है। और ये जो हमारी पृथ्वी का जो नमूना है उसको 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है, ये एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पे, कहाँ थी हमने दिखाई थी ना, अभी फिर से दिखाती हूँ। देखिए ये 0 डिग्री पे है ना, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है, और इसका दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ये भी हो गया आपका। अगला है बेटा, अक्षांश रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। बताइए जाती हैं कि नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। पूछो क्यों, क्योंकि बेटा वो तो देशांतर रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ऐसे जाती हैं, है ना। हमारी जो ये रेखाएं हैं ऐसे वाली, ये तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक नहीं जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। अगला है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को भूमध्य रेखा विभाजित करती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है, वो 0 डिग्री पे है, उसके बाद आधा जो हो गया वो हमारा उत्तरी और आधा जो हमारा दक्षिणी। अगला है, भूमध्य रेखा 66.5 डिग्री एन यानी नॉर्थ यानी उत्तरी भाग में स्थित है, गलत, वो तो 0 डिग्री पे है हमारा। अगला है, अक्षांश रेखाएं जब ध्रुव की ओर जाती हैं तो बड़ी हो जाती हैं। अब देखिए इसको मैं समझाती हूँ। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे ये ध्रुव की तरफ जा रही है ना, तो देखिए यहाँ से 0 हो गया, फिर 23.5 हो गया, फिर 66 हो गया, और यहाँ पे जाके ये 90 हो गया, तो बड़ी हुई ना। तो जैसे जैसे ये आगे जाती हैं ये बड़ी होती जाती हैं। अगला है आपका, अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, बिल्कुल सही, क्योंकि असलियत में तो है नहीं ये, हमने इन सब की कल्पना की है, ठीक है, ठीक है बेटा, सबको ठीक गलत हमने कर लिए। अगला है, सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है बेटा, अभी बताइए। 0 डिग्री पे कौन सा था, भूमध्य, वही हमारा सबसे लंबा है। क्यों है बेटा, क्योंकि सब बीच में वही है, उसके बाद तो घटते जाते हैं, वो छोटी, उनकी जो दूरी है वो कम होती जाती है, ठीक है। अगला है, खालिस्तान लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। मुख्य मध्याह्न रेखा, मुख्य जो बीच की होगी ना बेटा, मैंने बताया था वहाँ पे जहाँ पे ग्रीनविच टाइम होता है, और वो बिल्कुल ठीक बीच में होती है, ठीक है। वो 2 हिस्सों में पूर्वी और पश्चिमी में बांटती है, जैसे ये उत्तरी और दक्षिणी में बांटती है, वो बिल्कुल बीच में होकर एक तरफ पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है।
अगला है कर्क रेखा खालिस्तान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कितने डिग्री पर है कर्क रेखा बताओ? 23.5 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी हिस्से में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये रहा 23.5। 23.5 लिख दो, 23.5 लिख दो, या 23 सही 1/2 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है आपका दो अक्षांश के बीच में कितने डिग्री का बेटा? 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, जब ये ग्रिड बनता है ना, जाल जो बनता है, मैं बता रही हूँ, ऐसे ऐसे लगा के जो जाल बनता है, इसमें जो ग्रिड के बीच ये जो होता है, इनमें 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। कितने डिग्री का? 1 डिग्री। और साथ साथ समय भी बताती हूँ, 4 मिनट का होता है। मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे ना तो 4 मिनट कम हो जाएंगी। कहीं पे एक तरफ 4 मिनट कम हो जाएंगी, दूसरी तरफ 4 मिनट बढ़ जाएंगी। तो ये 1 डिग्री और 4 मिनट का अंतर होता है बेटा। ठीक है, अगला है मुख्य मध्याह्न रेखा धरती को। अब देखिए ये फिर से आ गया, अभी पीछे भी बोला था मैंने, कितने भागों में बांटती है? 2। कौन कौन से थे? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी दक्षिणी में तो वो बांटती थी हमारी अक्षांश रेखाएं, और देशांतर रेखाओं में जो हमारी मुख्य मध्याह्न रेखा है, जिससे हमें समय का पता चलता है, जो लंदन में ग्रीनविच से होके गुजरती है, वो कौन सी है? मुख्य मध्याह्न रेखा, और वो पश्चिमी और पूर्वी 2 गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, एक बार इसको मैं आपको चित्र द्वारा दिखाना चाहती हूँ। देखिए बेटा, जो ये वाली लाइन है ये आपकी है देशांतर रेखाएं, और जो बिल्कुल बीच वाली है वो है आपकी, ये जो ज़्यादा ऐसे डॉट डॉट में है, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा यानी मुख्य मध्याह्न रेखा। इसको और इसको आधे दो भागों में बांट दिया। ये आपका पूर्वी गोलार्ध जो पूर्व की तरफ होगा, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध जो पश्चिम की तरफ होगा। समझ गए आप लोग? ये दिखा रही थी मैं आपको। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अगला क्वेश्चन आपका, एक फूला हुआ गुब्बारा ले, उस पर स्केच पेन से प्रमुख अक्षांश और देशांतर रेखाएं अलग अलग रंगों से अंकित करें और उनके नाम लिखें। उत्तरी गोलार्ध को लाल रंग से और दक्षिणी गोलार्ध को नीले रंग से करें। यह आपके स्वयं के करने के लिए है। अगर आपके पास गुब्बारा ना हो तो आप गेंद भी ले सकते हैं। गुब्बारे की अपेक्षा मैं गेंद की सलाह दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर फूला हुआ गुब्बारा लोगे और कई बार वो हल्का तो होता ही है, पेन से वो फट सकता है, चाहे वो स्केच पेन ही हो। और अगर आप गेंद ले ले तो सबसे बढ़िया, नहीं तो गुब्बारा का ऑप्शन है ही। ऐसे आप ऐसी वाली लाइनें बना के उसको अक्षांश रेखाएं का नाम दीजिए, ऐसे देशांतर रेखाओं का। ग्रीनविच की जो मीन मुख्य मध्याह्न रेखा वो बनाइए, इधर से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये बनाइए, कर्क मकर रेखा ये सब बनाइए। जो भी मैंने 2 चित्र दिखाए ना, इनका मिला जुला रूप बनाना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा आपका, समुद्री प्रदूषण कैसे घटाएं। अभी देखिए समुद्रों में जो अभी जहाँ जहाँ बड़े बड़े समुद्र हैं ना, उनमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मतलब उनका पानी गंदा होता जा रहा है, उनमें वहाँ से हमारे जो और सोर्स हैं वो, जैसे वहाँ पे जो जहाज़ चलते हैं वो उनको गंदा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज का हमारा ये जीवन कौशल है। प्यारे बच्चों, हम इस पृथ्वी पर हमारे जीवन की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। ठीक है, और हमारी वजह से आज समुद्र के जीवन को खतरा। हमारी वजह से कैसे है वो अभी बताती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? प्रदूषण। देखिए मुख्य पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। प्रदूषण के कारण समुद्रों का पानी गंदा हो रहा है या समुद्र गंदे हो रहे हैं। हम हर साल कई तरह का कचरा समुद्र में डाल रहे हैं। कौन कौन सा कचरा है? रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक। ठीक है, इन सब से न केवल समुद्र का पानी दूषित होता है, बल्कि जो उसमें जीव होते हैं ना बेटा, मछली, व्हेल, वो भी धीरे धीरे मर भी रहे हैं और उनके जीवन को भी खतरा है। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। यदि हम चाहें तो समुद्र को अभी भी स्वस्थ व जीवित रख सकते हैं। समुद्र को स्वस्थ रखने का मतलब है उसको साफ कर सकते हैं, उसमें फैलने वाली गंदगी को रोक सकते हैं, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बचा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। कैसे? जैसे प्लास्टिक की वस्तुओं की जगह आप कागज़ का इस्तेमाल करके या पर्यावरण के अनुकूल वस्तुएं, जैसे जूट के थैले का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल ना करें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें।
फिर पॉलीथीन की वैल्यू कम हो जाएगी, प्लास्टिक की वैल्यू कम हो जाएगी। गंदे नाले का पानी को समुद्र में जाने की बजाय उसे उपचार संयंत्र, मतलब या तो उसको साफ कीजिए या उसको इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो रिसाइकल हो सके, उसका दोबारा प्रयोग हो सके। ठीक है। कच्चे तेल के रिसाव को फैलने से रोकने के लिए जहाज़ों को आधुनिक यंत्र से सुसज्जित किया जाए। कच्चा तेल है वो समुद्रों के रास्ते आता है, वो तो कुछ कुछ उसमें भी मिलता रहता है समुद्र में, तो उसको भी रोकने के उपाय करने चाहिए कि वो उसमें ना मिले। खेतों और फैक्ट्रियों आदि में रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग कम करें। देखिए, एक तो आपके शरीर को नुकसान है, रासायनिक खाद डालेंगे, वो खाद वाला अनाज खाएंगे, धीरे धीरे हम बीमार हो जाएंगे। एकदम से नहीं होते बेटा, धीरे धीरे होते हैं। तो इसीलिए रासायनिक खाद जो रसायनों से बनती है, केमिकल से बनती है, उसका इस्तेमाल कम करें। लोगों को समुद्री प्रदूषण के प्रति जागरूक करें और लोगों को बताएं कि जो आपके घर के आसपास भी पोल्यूशन होता है ना बेटा, ये एक तरह से समुद्र को भी प्रभावित करता है। आप ये मानो आपने अपने घर का कचरा डाल दिया बाहर, आप तो साफ हो गए, लेकिन वो गंदगी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो समुद्रों को भी बचाना है। अभी देखिए, जो ये इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है ना बार बार, इसका भी एक प्रमुख कारण समुद्रों में फैली हुई गंदगी है। ठीक है बेटा। अब आपका पहला प्रश्न है, समुद्र को किससे खतरा है? अभी पढ़ा था हमने पूरा पैराग्राफ, तो किससे खतरा है उसको? प्रदूषण से। ठीक है। अगला है, समुद्र का पानी किन किन चीज़ों से प्रदूषित होता है? अभी पढ़ा, रासायनिक अवशेष, ठीक है, कच्चा तेल, प्लास्टिक, इन सब से प्रदूषित होता है। ठीक है। समुद्र का पानी, रासायनिक अवशेष, कच्चा तेल, प्लास्टिक आदि, इन सब से प्रदूषित होता जा रहा है। हम समुद्र से को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? एक तो देखिए, आप खेतों में प्लास्टिक, रासायनिक जो पदार्थ है उनका प्रयोग कम करें। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक की जगह कागज़ का इस्तेमाल करें या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। ठीक है। प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ का प्रयोग करें। खेतों में रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें। अब बात कर लेते हैं संस्कारशाला, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा है। आपने कोई काम कर दिया, गलती हो गई, पहली बात तो गलती मान लीजिए। गलती मानने वाला बेटा हमेशा बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, क्योंकि वो सबसे अच्छा, उसने अपनी गलती तो मानी कि भाई मुझसे गलती हो गई। ठीक है। इंसान क्या करेगा? मान लीजिए आपसे कोई गिलास टूट गया, कांच का गिलास था, वो टूट गया। आपने सोचा मम्मी पापा डांट मारेंगे, पिटाई करेंगे, आपने बताया नहीं, झूठ बोल दिया। अगर उसकी बजाय आप मम्मी पापा को सच बोलोगे, हो सकता है वो आज कम पिटाई करे या आपको ना भी पीटे या आपको गुस्सा ना करे, लेकिन जीवन में आप क्या शिक्षा लोगे कि देखो गलती की और माना, और मम्मी पापा ये सोचेंगे मेरा बच्चा सबसे अच्छा है और आपको अच्छा ही बनना है। ठीक है। तो गलती से सीखो, अगली बार सावधानी से काम करो। ठीक है बेटा। क्या खाना पीना है? दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, दही, लस्सी, छाछ, ये सब खाना पीना है। गतिविधि, किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र इकट्ठे करने, कॉपी में चिपकाने हैं। स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। इन सब की फ़ोटो जैसे भी मिल जाए आप उनकी कॉपी में चिपकाएं। ठीक है। परिवार के साथ बैठकर लूडो का खेल खेलें। आपकी दिनचर्या वही है, उस पर कोई समय व्यतीत नहीं करेंगे। आखिरी पॉइंट हमेशा बोलूँगी, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।